यूनिवर्स में मोस्टली टू टाइप्स की शेप्स के ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। जहां प्लैनेट्स, स्टार्स और मून्स की बात करें तो इनकी शेप राउंड स्फीयर की तरह होती है, जबकि किसी एक स्टार सिस्टम, गैलेक्सी और ब्लैक होल जैसे मैसिव स्ट्रक्चर की शेप एक फ्लैट डिस्क की तरह होती है। पर कभी ना कभी तो इन्हें देखते हुए आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि हमारे इस एंटायर यूनिवर्स की शेप कैसी है। हमारे यूनिवर्स बाहर से किस तरह का दिखता होगा? क्या यूनिवर्स भी प्लैनेट्स, स्टार्स और मून्स की तरह एक गोल स्फीयर शेप में है, या फिर यह एक अनंत दूरियों तक फैले फ्लैट सरफेस की तरह है? तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने वाले हैं। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रियलिटी में यूनिवर्स की शेप कैसी है। तो कई सेंचुरी से ह्यूमन यूनिवर्स की शेप और स्ट्रक्चर के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब भी साइंटिस्ट और फिलोसोफर के लिए यह क्वेश्चन पजल बना हुआ है कि जब हमारे यूनिवर्स में लगभग सभी प्लैनेट, स्टार और मोस्ट ऑफ थिंग्स स्फीयर शेप में है, तो ओवरऑल यूनिवर्स की शेप क्या है? और 19th सेंचुरी से पहले तक हमारे लिए यह इसलिए भी मुश्किल था क्योंकि उस समय हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी और थ्योरी ही नहीं थी जो यूनिवर्स के साइज को और उसकी शेप को डिफाइन करने में साइंटिस्ट की मदद कर सके। पर 20th सेंचुरी की शुरुआत में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी जिसका नाम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, जो स्पेस, टाइम और ग्रेविटी के बीच में रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करती है। यह थ्योरी इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक मैटर का मास स्पेस टाइम फैब्रिक को कर्वेचर देता है और इसी कर्वेचर को हम ग्रेविटी भी कहते हैं। यानी यूनिवर्स में मौजूद मैटर के मास का स्पेस में अलग अलग रीजन में डिफरेंट डेंसिटी में फैलाव ओवरऑल स्पेस टाइम फैब्रिक को इफेक्ट करता है। और अगर हम यूनिवर्स में मौजूद सभी मैटर के मास और डिफरेंट रीजन में उसकी डेंसिटी का एक्यूरेट मेजरमेंट कर लें तो इसकी मदद से हम यूनिवर्स के ओवरऑल स्ट्रक्चर को काफी अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। और साइंटिस्ट ने तो ये किया भी है। इसलिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स में मौजूद मैटर के बेस पर यूनिवर्स 3 डिफरेंट शेप में डिफाइन किया जा सकता है और इन्हीं में से कोई यूनिवर्स की एक्चुअल एक्यूरेट शेप होगी। ये 3 डिफरेंट शेप स्फेरिकल, फ्लैट और हाइपरबोलिक यानी कि सैडल शेप्ड है। यह सभी शेप यूनिवर्स में टोटल अमाउंट ऑफ मैटर और उसके यूनिवर्स में डिफरेंट रीजन में डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर निर्भर करती है। यहाँ पर एक ध्यान देने की बात यह भी है कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में यह भी कहा गया है कि यूनिवर्स 3 डायमेंशनल नहीं बल्कि 4 डायमेंशनल शेप में है, जिसमें से 4th डायमेंशन टाइम की है। यानी यूनिवर्स की शेप कोई भी हो पर वो 4 डायमेंशनल ही होगी। चलिए एक एक करके इन 3 डिफरेंट शेप के यूनिवर्स को समझते हैं और देखते हैं कि इस तरह के शेप वाले यूनिवर्सेस किन कंडीशंस में बन सकते हैं और हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन इनमें से किस शेप को सही मानती है। नंबर 1, हाइपरबोलिक यानी कि सैडल शेप्ड यूनिवर्स। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अगर हमारे यूनिवर्स में मैटर की डेंसिटी यूनिवर्स की क्रिटिकल डेंसिटी से कम है तो इस सिचुएशन में हमारे यूनिवर्स का एक्सपेंशन लगातार होता रहेगा और इस तरह यूनिवर्स एक हाइपरबोलिक सैडल शेप्ड ले लेगा। अगर आपको क्रिटिकल डेंसिटी के बारे में नहीं पता तो बता दूं कि अभी इस यूनिवर्स की करंट क्रिटिकल डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली 10⁻26 kg पर मीटर क्यूब है, जिसका मतलब स्पेस के हर क्यूबिक मीटर में 10 हाइड्रोजन मौजूद हैं। इस तरह के हाइपरबोलिक शेप यूनिवर्स कुछ ऐसा होगा कि अगर इसमें किसी लाइट सोर्स से कोई लाइट ऑरिजिनेट होकर एक स्ट्रेट लाइन में यूनिवर्स में ट्रेवल करती है तो वह कभी भी अपने सोर्स ऑफ ऑरिजिन तक नहीं पहुंचेगी और इनफिनिट डिस्टेंस तक ट्रेवल करती रहेगी। इसके अलावा साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि इस तरह का यूनिवर्स हमेशा के लिए नहीं टिका रहेगा, बल्कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इस शेप का यूनिवर्स टूटने लगेगा और इस तरह यह पूरा हाइपरबोलिक यूनिवर्स टूटकर बिखर जाएगा, जो इस यूनिवर्स का अंत होगा, जिसे साइंटिस्ट ने बिग रिप नाम दिया है। इस इवेंट के दौरान स्पेस, टाइम और रियलिटी सब कुछ टूटकर बिखर चुके होंगे और यूनिवर्स में कुछ भी नहीं बचेगा। पर आपके लिए खुशी की खबर ये है कि इस दुनिया में ऐसे साइंटिस्ट काफी कम हैं जो इस थ्योरी को सही मानते हैं और वैसे भी हाइपरबोलिक यूनिवर्स की इस थ्योरी को साबित करने के लिए हमारे पास प्रूफ और ऑब्जर्वेशनल डेटा भी नहीं है। नंबर 2, स्फेरिकल यूनिवर्स। तो यहाँ साइंटिस्ट का मानना है कि अगर यूनिवर्स की ओवरऑल डेंसिटी
क्रिटिकल डेंसिटी से ज्यादा है तो ऐसे में यूनिवर्स एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जाकर एक्सपेंड करना बंद कर देगा और इस पॉइंट ऑफ टाइम में यूनिवर्स पूरी तरह क्लोज्ड 4 डायमेंशनल स्फीयर में बदल जाएगा। इस तरह के यूनिवर्स में किसी लाइट सोर्स से ओरिजिनेट होकर चलने वाली लाइट यूनिवर्स में एक पॉइंट ऑफ टाइम पर पूरे स्फीयर को कंप्लीट करके वापस अपने ओरिजिन तक पहुंच जाएगी। यानी इस तरह का यूनिवर्स इन्फिनिट नहीं होगा बल्कि इसकी एक डिफाइंड बाउंड्रीज होगी। बट यहाँ भी साइंटिस्ट का मानना है कि इस तरह का यूनिवर्स ज्यादा समय तक अपनी स्फीयर शेप को बनाकर नहीं रख पाएगा क्योंकि इसमें यूनिवर्स के अंदर लगने वाले फोर्सेस उसके एक्सपेंशन को रोक कर रख रहे होंगे और जब यूनिवर्स के एक्सपेंशन फोर्स इसको रोकने वाली सभी फोर्स को ओवरकम कर लेंगे तब इसमें एक बड़ा एक्सप्लोजन होगा जिसमें स्पेस टाइम फैब्रिक डिस्ट्रॉय हो जाएगा और पूरे यूनिवर्स का एंड हो जाएगा। इस इवेंट को साइंटिस्ट ने बिग क्रंच नाम दिया है। वैसे इस तरह की थ्योरी भी वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है पर 2019 में नेचर एस्ट्रोनॉमी में एक काफी डिटेल्ड स्टडी पब्लिश की गई जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के प्लैंक सैटेलाइट डेटा पर बेस्ड थी। इस पूरे रिसर्च के मुताबिक कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड डेटा यह डिफाइन करता है कि यूनिवर्स एक क्लोज स्फीयर है। बट जल्द ही इस पूरी रिसर्च को दुनिया के ज्यादातर साइंटिस्ट ने नकार दिया क्योंकि इस रिसर्च में कई मिस्टेक थी। इसके अलावा इसका ऑब्जर्वेशनल डेटा हमारी पुरानी रिसर्च और ऑब्जर्वेशन से भी मैच नहीं हो रहा था, जिसके बाद फाइनली साइंटिस्ट इसी नतीजे पर पहुंचे कि यूनिवर्स की शेप फ्लैट है। नंबर 3, फ्लैट यूनिवर्स थ्योरी। ये थ्योरी लंबे समय से चली आ रही है। सभी ऑब्जर्वेशन और कई फेमस थ्योरी जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इन्फ्लेशन थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी की मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमें यही सजेस्ट करती हैं कि हमारे यूनिवर्स की ओवरऑल डेंसिटी क्रिटिकल डेंसिटी के बिल्कुल इक्वल है। इसलिए ये यूनिवर्स बिल्कुल पेपर की तरह फ्लैट है और इन्फिनिट डिस्टेंस तक फैला है जिसका कहीं कोई एंड एज नहीं है। एविडेंस फॉर अ फ्लैट यूनिवर्स। साइंटिस्ट के पास ऐसे बहुत से ऑब्जर्वेशनल प्रूफ हैं जो फ्लैट यूनिवर्स थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। जैसे 2013 में नासा ने विल्किंसन माइक्रोवेव एनास्ट्रॉफी प्रोब यानी कि WMAP से मिले डेटा में नासा ने यह डिक्लेयर किया कि यूनिवर्स 4 डायमेंशनल फ्लैट सरफेस की तरह है जिसकी फ्लैटनेस में केवल 0.4% एरर है। इसके अलावा भी हमें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन यानी कि CMBR की ऑब्जर्वेशन से कई इंपॉर्टेंट एविडेंस मिले हैं जो एक फ्लैट यूनिवर्स की ओर इशारा करते हैं। जैसे CMBR बिग बैंग का एक रेमनेंट रेडिएशन है और यह पूरे यूनिवर्स में एक्सपेंड हो रखा है। CMB में पैटर्न को स्टडी करके साइंटिस्ट यूनिवर्स की ज्योमेट्री के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं और इस रेडिएशन पर स्टडी के दौरान साइंटिस्ट ने पाया कि यह सभी डायरेक्शन में एक समान फैला है। यह यूनिफॉर्मिटी इस बात का इंडिकेशन है कि यूनिवर्स फ्लैट है। यही नहीं बल्कि साल 1989 में बूमरैंग एक्सपेरिमेंट फिनोमिना जो कि एक बलून टेलीस्कोप था जिसने एंटार्क्टिका के ऊपर से उड़ान भरी थी, जिसने CMBR में टेम्परेचर के वेरिएशन को मेजर किया, जिसकी डेटा ने दिखाया कि यूनिवर्स 2% मार्जिन एरर के भीतर फ्लैट था। इस रिजल्ट की कंफर्मेशन अदर एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी की गई जैसे विल्किंसन माइक्रोवेव एनास्ट्रॉफी प्रोब और प्लैंक सैटेलाइट। फ्लैट यूनिवर्स थ्योरी की खास बात यह भी है कि इस थ्योरी की कैलकुलेशंस ये भी कंफर्म करती है कि यूनिवर्स की ओवरऑल डेंसिटी के मुताबिक हर क्यूबिक मीटर में करीब 5.9 प्रोटॉन्स मौजूद हैं जो यूनिवर्स के ओवरऑल मास का 4.6 बनाते हैं, जबकि बाकी डेंसिटी ऐसे डार्क मैटर की है जो इंसानों के लिए तो इनविजिबल है पर यह यूनिवर्स के स्पेस टाइम फैब्रिक को इफेक्ट करता है जिसको हम ऑब्जर्वेशन में देख सकते हैं। इसके अलावा यूनिवर्स की शेप में एक मेजर रोल डार्क एनर्जी भी निभाती है जो इस पूरे यूनिवर्स का करीब 71% हिस्सा है। पर वैज्ञानिकों का यहाँ ये भी कहना है कि फ्लैट यूनिवर्स थ्योरी के मुताबिक भी इस यूनिवर्स का एंड भी बिल्कुल हाइपरबोलिक यूनिवर्स की तरह बिग रिप इवेंट में ही होगा जिसमें यूनिवर्स की पूरी रियलिटी बिखर जाएगी, एटम्स टूटकर बिखर जाएंगे और यह पूरे यूनिवर्स के स्पेस टाइम फैब्रिक को डिस्ट्रॉय कर देगा। इस तरह फ्लैट यूनिवर्स का भी अंत हो जाएगा। यूनिवर्स स्फेरिकल और हाइपरबोलिक क्यों नहीं है, वह फ्लैट शेप में क्यों है? इसका आंसर हमें अर्ली यूनिवर्स के इवोल्यूशन में मिलता है क्योंकि जब बिग बैंग हुआ था तो उसके कुछ माइक्रो सेकंड बाद ही ऑलमोस्ट 0 पॉइंट ऑफ टाइम में यूनिवर्स में एक नई प्रोसेस की शुरुआत हुई जिसे साइंटिस्ट ने इन्फ्लेशन कहा है। इस पूरी थ्योरी को इन्फ्लेशन थ्योरी नाम दिया। इन्फ्लेशन थ्योरी
इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स अपने शुरुआती चरणों में बहुत तेजी से एक्सपेंशन के टाइम से गुजरा है। इस दौरान यूनिवर्स लाइट की स्पीड से भी तेजी से एक्सपेंड हुआ है और माना जाता है कि इस समय यूनिवर्स 1 सेकंड से कम टाइम में सब एटॉमिक माइक्रो लेवल साइज से 10⁻26 गुना बड़ा होकर कॉस्मिक लेवल तक फैल गया। इसके बाद इन्फ्लेशन ने डिस्ट्रीब्यूशन में नॉन यूनिफॉर्म को स्मूथ कर दिया, जिसके रिजल्टेंट एक ऐसे यूनिवर्स की फॉर्मेशन हुई जो पूरी तरह एक समान था, हालांकि अब भी मैटर्स की डेंसिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंट था। इन्हीं वेरिएशन ने यूनिवर्स में गैलेक्सी और अदर स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन के लिए एक सीड के रूप में काम किया, पर इस रैपिड एक्सपेंशन ने यूनिवर्स की जियोमेट्री को एक परफेक्ट स्फीयर से एक फ्लैट यूनिवर्स में बदल लिया। तो दोस्तों, आई होप कि अब तक आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा कि आखिर यूनिवर्स की शेप क्या है। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।